हैं खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। तो खनिज कहते किसे हैं, सबसे पहले इसके बारे में बात करें अपन तो सामान्य रूप में वे पदार्थ जो भूगर्भ से खान खोदकर निकाले जाते हैं और मानव के लिए उपयोगी होते हैं, ऐसे पदार्थों को खनिज कहा जाता है। या दूसरे शब्दों में कहें तो ऐसे पदार्थ जिनमें निश्चित भौतिक या रासायनिक गुण होते हैं और खनन क्रिया के माध्यम से भूगर्भ से मानवीय उपयोग के लिए बाहर निकाले जाते हैं, ऐसे पदार्थों को खनिज कहा जाता है। खनिज पदार्थ जो हैं उनका सीधा संबंध भूगर्भिक संरचना से होता है। यानी ऐसे क्षेत्र जहां भूगर्भिक संरचना में चट्टानें ज़्यादा पुरानी होती हैं, वहाँ पे खनिज पदार्थ पाए जाने की संभावना उतनी ही ज़्यादा होती है। यानी अगर अपन देखें वैश्विक संदर्भ में तो ऐसे क्षेत्र जो ज़्यादा पुराने या पुरातन जो दृढ़ भूखंड हैं उन क्षेत्रों में ज़्यादा मात्रा में खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। भारत के संदर्भ में देखें तो गोंडवाना लैंड का जो हिस्सा है, प्रायद्वीपीय भारत जो गोंडवाना लैंड का हिस्सा माना जाता है, तो उस भाग में जो चट्टानें हैं वो काफ़ी पुरानी हैं, इसलिए यहाँ पे खनिज पदार्थ ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। खनिजों को बनावट के आधार पे अपन देखें तो दो भागों में बांटा जा सकता है। यानी इनमें तत्व जो है वो किस प्रकार के पाए जाते हैं, किन तत्वों से मिलकर ये बने हैं, इस आधार पे अपन दो भागों में इनको बांट सकते हैं, जैविक खनिज और अजैविक खनिज। जैविक और अजैविक, जैसे नाम से पता चल रहा है, जैविक खनिज यानी जो जीवांश से बनते हैं, अजैविक खनिज यानी जिनमें जीवांश का योगदान नहीं होता है। जैविक खनिजों के अंतर्गत तो आ जाएगा आपके कोयला, खनिज तेल या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। ये जो खनिज हैं वो जैविक खनिज हैं। जैसे कोयले का निर्माण है वो किस प्रकार से हुआ है, वनस्पतियों से हुआ है। वनस्पतियाँ भूगर्भ में दब जाती हैं, ऊपरी दबाव और भूगर्भिक तापमान से किस में परिवर्तित हो जाते हैं, कोयले में। इसी प्रकार से विभिन्न जो जीव जंतु हैं या समुद्री जो जलीय जीवन है वो भूगर्भ में दब जाता है, दबने के बाद में ऊपरी दबाव और भूमिगत तापमान से वो किस में परिवर्तित हो जाता है, खनिज तेल में या प्राकृतिक गैस में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार से जैविक खनिज कौन से होते हैं, जिनमें जीवांश या जीवों से जिनका निर्माण होता है उसको अपन जैविक खनिज कहते हैं। अजैविक खनिजों में विभिन्न प्रकार के जो खनिज हैं उसमें लोहा अयस्क, मैग्नीज, अब्रक, तांबा, सीसा, जस्ता, यानी जितने भी अन्य जो खनिज पाए जाते हैं वो सारे के सारे इसके अंतर्गत आ जाएंगे। नेक्स्ट अपन देखें कि भारत के संदर्भ में तो भारत खनिजों की दृष्टि से एक संपन्न क्षेत्र कहा जा सकता है या धनी क्षेत्र है वो कहा जा सकता है, क्योंकि भारत का अधिकांश जो हिस्सा है वो पुरातन दृढ़ भूखंड के रूप में है, यानी गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। तो भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है वो खनिज संसाधन की दृष्टि से संपन्न क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पे भूगर्भ में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। और भारत के संदर्भ में अगर अपन देखें तो लगभग 95% यानी 96% के लगभग जो खनिज हैं वो मुख्यतः प्रायद्वीपीय पठारी भाग, अरावली जो क्षेत्र है उसमें, और तटीय जो भाग है यानी जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट तटीय भाग है उसमें, और हिमालय क्षेत्र और ब्रह्मपुत्र घाटी। तो इन भागों में अधिकांश जो खनिज यानी लगभग 96% खनिजों का जो हिस्सा है वो इन भागों में पाया जाता है। इसके अलावा जैसे मान लो अपन बात करें कि रासायनिक संरचना और उसके आधार पे भौतिक जो गुणधर्म है उसके आधार पे अगर अपन देखें तो खनिजों को अपन दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो धात्विक खनिज और दूसरा है अधात्विक खनिज। इसको दो भागों में अपन बांट सकते हैं, भौतिक व रासायनिक संरचना के आधार पर।
भौतिक व रासायनिक संरचना के आधार पर धात्विक खनिज, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज जैसे नाम से पता चल रहा है, ऐसे खनिज जिनमें धातु का अंश पाया जाता है उनको अपन क्या बोलते हैं, धात्विक खनिज। इसमें मेटल या धातु पाया जाता है उनको धात्विक खनिज कहेंगे। तो और धात्विक खनिजों को भी फिर अपन दो भागों में बांट सकते हैं कि मेटल या धातु जो है वो अगर लोहांश के रूप में है तो वो तो हो गए लोहा धात्विक खनिज, और जिनमें लोहांश नहीं पाया जाता है वो हो गए अलोह धात्विक खनिज। तो इस आधार पे इनको दो भागों में अपन बांट सकते हैं। धात्विक खनिजों को भी, धात्विक खनिजों में लोह धात्विक खनिज, लोह धात्विक खनिज और अलोह धात्विक खनिज। ठीक है, तो इस प्रकार से धात्विक खनिजों के दो प्रकार हो गए, लोह धात्विक खनिज और अलोह धात्विक खनिज। ऐसे खनिज जिनमें लोहा तत्व पाया जाता है, लोहा धात्विक खनिज हो गए, और ऐसे खनिज जिनमें लोहा तत्व नहीं पाया जाता है, अधात्विक खनिज है, वो हो गए। इसके अंतर्गत अगर अपन देखें तो इसमें लोहा अयस्क और क्रोमाइट, लोहा अयस्क, क्रोमाइट, इसके अलावा पायराइट, टंगस्टन आदि। तो ये ऐसे खनिज हैं जिनमें लोहा तत्व पाया जाता है। तो जिनमें लोहा तत्व पाया जाता है वो हो गए लोहा धात्विक खनिज। ऐसे खनिज जो धातु के रूप में तो हैं लेकिन उनमें लोहा तत्व नहीं पाया जाता है, जैसे सोना, चांदी, तांबा, टिन, जिप्सम, अब्रक आदि। ठीक है, यानी जो धातु के रूप, इसको थोड़ा सा आके, हाँ, इसमें जिप्सम अब्रक अधात्विक हैं, इसमें जो है गलत आ गया। टिन है, बॉक्साइट है, बॉक्साइट वगैरह या अन्य जो खनिज जिनमें जो धात्विक खनिज के रूप में है लेकिन लोहा तत्व इनमें नहीं पाया जाता, सीसा जस्ता वगैरह हैं, वो हो गया आपके टिन, सोना, चांदी, तांबा, बॉक्साइट। तो इनमें ये धातु तो हैं लेकिन लोहा अयस्क इनमें बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है। इसी प्रकार से दूसरा जो प्रकार है वो हो गया आपके अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज वो हैं जिनमें धातु का अंश नहीं पाया जाता है, जैसे चूना पत्थर, अब्रक, विभिन्न प्रकार की जो मृत्तिकाएँ हैं, मृत्तिकाएँ या जो क्लेज हैं वो आ जाएंगी, और डोलोमाइट, और जैसे आपके मृत्तिकाओं में मुल्तानी मिट्टी वगैरह है वो आ जाएगी, जिप्सम। ठीक है, तो ये ऐसे खनिज हैं जिनमें धातु बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है। इसके अलावा जो ऊर्जा खनिज हैं उनको भी इसी के अंतर्गत रखा जाता है। ऊर्जा खनिज वे खनिज जिनसे ईंधन, ऊर्जा या पावर की या शक्ति की प्राप्ति होती है उनको अपन क्या बोलते हैं, ऊर्जा खनिज कहते हैं। और ऊर्जा खनिजों को अपन दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो ऐसे खनिज जो ईंधन के रूप में काम में लिए जाते हैं, यानी ईंधन ऊर्जा खनिज, और दूसरे जो हैं वो हो गए अणु शक्ति, ऊर्जा खनिज, यानी जिनमें आणविक शक्ति पाई जाती है। तो जो ईंधन ऊर्जा खनिज है उसके अंतर्गत आ जाएगा आपके कोयला, पेट्रोलियम,
और प्राकृतिक गैस, ठीक है। और अणुशक्ति जो ऊर्जा खनिज है उसके अंतर्गत आ जाएगा यूरेनियम, थोरियम, बेरिलियम और इल्मेनाइट, मोनोजाइट वगैरह हैं, वो सारे इसी के अंतर्गत आ जाएंगे। तो इस प्रकार से अपन इनका विभाजन देखें तो प्राथमिक विभाजन दो भागों में कर सकते हैं, जैविक और अजैविक खनिज। जैविक खनिज जिनमें जीवांश पाए जाते हैं, अजैविक जिनमें जैविक तत्व नहीं पाए जाते हैं। और इसके भौतिक और रासायनिक संरचना के आधार पर दो भागों में अपन बांट सकते हैं, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज वे खनिज जिनमें धातु का अंश पाया जाता है, धात्विक खनिज कहलाते हैं। धात्विक खनिजों को लोहा तत्व की मात्रा के आधार पर दो भागों में फिर पुनः विभाजित किया गया है, लोहा धात्विक खनिज और अलोहा धात्विक खनिज। लोहा धातु खनिज वे हैं जिनमें लोहांश पाया जाता है, लोहा, क्रोमाइट, पायराइट, टंगस्टन वगैरह हैं, वो इसके अंतर्गत आ जाएंगे। अलोहा जो धात्विक खनिज हैं, यानी जो धातु तो हैं लेकिन उनमें लोहा तत्व बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है, सोना, चांदी, तांबा, टिन जो है बॉक्साइट वगैरह हैं, वो इसके अंतर्गत आ जाएंगे। और इसके अलावा अधात्विक खनिज यानी जिनमें धातु तत्व नहीं पाया जाता है, वो इसके अंतर्गत आ जाएंगे। तो इसमें चूना पत्थर है, डोलोमाइट है, अब्रक है, विभिन्न प्रकार की जो मृत्तिकाएँ हैं, चीनी मृत्तिका है, बाल क्ले है, विभिन्न प्रकार की वो सारी इसी में आ जाएंगे, जिप्सम वगैरह हैं। और ऊर्जा खनिज वो भी इसी के अंतर्गत आ जाएंगे। ऊर्जा खनिजों को फिर अपन दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो ऐसे ऊर्जा खनिज जिनसे ईंधन के रूप में ऊर्जा प्राप्त हो रही है, और ऐसे ऊर्जा खनिज जिनसे अणुशक्ति अपने को प्राप्त होती है या आणविक ऊर्जा अपने को प्राप्त हो रही है। तो ईंधन ऊर्जा खनिज में कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस हैं। और जो अणुशक्ति ऊर्जा खनिज है उसके अंतर्गत यूरेनियम, थोरियम, बेरिलियम और इल्मेनाइट ये मुख्य खनिज हैं। नेक्स्ट अपन देखें तो भारत के संदर्भ में, भारत में धात्विक और अधात्विक दोनों प्रकार के जो खनिज हैं वो मिला के लगभग 100 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। भारत में लगभग 100 प्रकार के जो खनिज हैं वो पाए जाते हैं, और उनमें 89 यानी 89 जो खनिज हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इसमें और अगर विभाजन देखें तो इस 89 में 52 प्रकार के जो खनिज हैं वो अधात्विक खनिजों के रूप में हैं। 52 खनिज अधात्विक खनिजों के रूप में पाए जाते हैं, और इसमें 10 खनिज जो हैं वो पाए जाते हैं आपके धात्विक खनिजों के रूप में। 10 खनिज धात्विक खनिजों के रूप में, और लगभग 23 खनिज हैं वो सूक्ष्म खनिजों के रूप में पाए जाते हैं। इन मिश्रित रूप में छोटी मात्रा में जो है विभिन्न खनिजों के साथ में मिश्रित अवस्था में पाए जाते हैं। तो सूक्ष्म खनिजों के रूप में 23 खनिज, और 4 खनिज जो हैं वो ऊर्जा खनिजों के रूप में, 4 खनिज हैं वो ऊर्जा खनिजों के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से अपन देखें तो 89 या 89 जो खनिज हैं वो महत्वपूर्ण खनिज हैं जो भारत में पाए जाते हैं। अधिकांश जो खनिज हैं वो अधात्विक खनिजों के रूप में पाए जाते हैं। इसके अलावा अपन बात करें तो भारत में टोटल जो जीडीपी है, जीडीपी जो है टोटल, उसमें योगदान है 3.4%, लगभग 3.5% जो योगदान है वो खनिजों का है। यानी टोटल जो आय होती है विभिन्न स्रोतों से, जीडीपी या सकल घरेलू उत्पाद, तो जीडीपी में जो योगदान है वो है 3.4% या लगभग 3.5% का योगदान है वो खनिजों के द्वारा हो रहा है। इसके अलावा टोटल जो औद्योगिक उत्पाद है उसका 11% जो भाग है वो प्राप्त हो रहा है खनिजों के माध्यम से। टोटल औद्योगिक उत्पादन का 11% वो खनिजों के रूप में किया जा रहा है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं भारत की प्रमुख खनिज पेटियाँ। भारत की प्रमुख खनिज पेटियाँ। तो भारत में खनिजों की जो वितरण है उसके बारे में अगर अपन देखें तो खनिजों का जो वितरण है इस प्रकार से अपन देख सकते हैं।
ठीक है। तो भारत में खनिजों का जो वितरण है, प्रधान क्षेत्र है उत्तरी पूर्वी पेटी, ये हो गई उत्तरी पूर्वी पेटी, ठीक है। उत्तरी पूर्वी पेटी का विस्तार जो है छोटा नागपुर का पठारी बाग और उड़ीसा का जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत जो पेटी विस्तृत है उसको उत्तरी पूर्वी पेटी के नाम से जाना जाता है। इसमें एक तो आ गया छोटा नागपुर पठार और उड़ीसा। ये खनिजों की दृष्टि से सबसे संपन्न क्षेत्र है वो माना जाता है। मुख्य रूप से लोहा अयस्क, बॉक्साइट, मैग्नीज, तांबा और अब्रक, ये प्रधान जो खनिज हैं। इसके अलावा कोयला, ये प्रधान खनिज हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी पेटी है, ये सबसे संपन्न क्षेत्र है खनिजों की दृष्टि से वो माना जाता है। दूसरा जो क्षेत्र है वो है आपके मध्यवर्ती पेटी, ये दूसरा 1 नंबर पेटी हो गई। दूसरी पेटी है मध्य पेटी। मध्य पेटी का जो विस्तार है उसको अगर अपन देखें तो विस्तार इसका छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, इन भागों में इसका विस्तार है। यानी इसमें ये क्षेत्र आ जाएगा, छत्तीसगढ़ का हिस्सा आ जाएगा, इधर मध्य प्रदेश का जो हिस्सा जो छत्तीसगढ़ से लगता हुआ है, और महाराष्ट्र का जो पूर्वी भाग है वो आ जाएगा, और आंध्र प्रदेश का पश्चिमी भाग है वो आ जाएगा। इस प्रकार से ये मध्य पेटी है और विस्तार छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में है। और इस भाग में मुख्य जो खनिज हैं उसके अंतर्गत लोहा अयस्क, तांबा, बॉक्साइट, अब्रक, चूना पत्थर, गार्नेट, ये प्रमुख है। जैसे कुछ अब्रक, चूना पत्थर वगैरह जो अधात्विक खनिज हैं वो भी यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। इस प्रकार से ये जो खनिज हैं वो इस मध्यवर्ती पेटी में पाए जाते हैं, ठीक है। तीसरी जो पेटी है वो है दक्षिणी पेटी। दक्षिणी पेटी का विस्तार ये यहाँ पे है। इसमें एक तो कर्नाटक का पठारी भाग, ये तीसरी पेटी दक्षिणी पेटी। इसमें एक तो आ गया कर्नाटक पठार, और दूसरा जो क्षेत्र है वो आ गया तमिलनाडु का उच्च भूमि क्षेत्र। तमिलनाडु उच्च भूमि है वो आ गया इसमें, ठीक है। मुख्य जो खनिज पदार्थ हैं यहाँ पे उसके अंतर्गत कोयला, लोहा अयस्क, बॉक्साइट और कुछ जो से मृत्तिकाएँ वगैरह हैं वो आ जाएंगी इसमें अल्प मात्रा में। इस प्रकार से ये जो क्षेत्र है उसमें कर्नाटक का पठारी भाग आ गया एक तो, और एक आ गया तमिलनाडु का पठारी भाग या तमिलनाडु उच्च भूमि क्षेत्र, जहाँ पे लोहा अयस्क, बॉक्साइट, कोयला वगैरह है, और कुछ मात्रा में यहाँ पे तांबा वगैरह हैं वो पाए जाते हैं, सीसा जस्ता तांबा वगैरह है वो पाया जाता है, ठीक है। तो ये हो गई तीसरी पेटी। चौथी जो पेटी है वो हो गई आपके, ये जो क्षेत्र है वो आ जाएगा इसमें चौथी पेटी में दक्षिणी पश्चिमी पेटी। दक्षिणी पश्चिमी जो पेटी है उसका विस्तार एक तो गोवा और साथ में जो है कर्नाटक, गोवा के साथ में लगता हुआ कर्नाटक वाला जो भाग है वो इसके अंतर्गत आ जाएगा। ये जो पेटी है इस पेटी में मुख्य जो खनिज है वो है लोहा अयस्क।
ये मुख्य खनिज है लोहा अयस्क के रूप में। इसके अलावा कुछ मात्रा में मैग्नीज और गार्नेट या तांबा और विभिन्न प्रकार की मृत्तिकाएं, इसमें इल्मेनाइट है, थोरियम वगैरह है, मोनोजाइट वगैरह है, तो इस प्रकार की जो मृत्तिकाएं हैं वो पाई जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट चौथी जो पेटी है वो आ जाएगी आपकी ये क्षेत्र, इसमें सॉरी पांचवी पेटी उत्तरी पश्चिमी पेटी। इसके अंतर्गत राजस्थान का अरावली जो क्षेत्र है वो आ जाएगा और साथ में अरावली से लगते हुए गुजरात के जो भाग हैं वो आ जाएंगे इसमें। तो राजस्थान का अरावली और गुजरात क्षेत्र, इसके अंतर्गत अरावली व गुजरात ये इसके अंतर्गत आ जाएंगे। और मुख्य जो खनिज हैं उन खनिजों के अंतर्गत इसमें यहाँ पर जो है तांबा, मैग्नीज, जिप्सम, चूना पत्थर और विभिन्न प्रकार की मृत्तिकाएं जो हैं वो इसमें आ जाएंगी। और कोयला, ठीक है, यहाँ जो कोयला है वो अलग प्रकार का है। राजस्थान और दक्षिणी पेटी का जो कोयला है वो लिग्नाइट प्रकार का है। ठीक है, कोयला वगैरह है वो, और साथ में ऊर्जा खनिज यानी मुख्य रूप से खनिज तेल के जो भंडार हैं वो भी यहाँ पर पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से अगर अपन देखें तो भारत में जो खनिज पेटियाँ हैं उसको 5 भागों में अपन विभाजित कर सकते हैं। पहली पेटी उत्तरी पूर्वी पेटी, विस्तार छोटा नागपुर का पठार और उड़ीसा वाले भाग में यहाँ पे लोहा अयस्क, बॉक्साइट, मैग्नीज, तांबा, अब्रक, कोयला जो है वो इस भाग में ज़्यादा पाया जाता है और खनिज संसाधन की दृष्टि से सबसे संपन्न क्षेत्र है वो माना जाता है ये। दूसरी जो पेटी है मध्यवर्ती पेटी, इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ आ गया, मध्य प्रदेश आ गया, महाराष्ट्र का कुछ भाग आ गया और आंध्र प्रदेश का कुछ भाग आ गया इसमें। ठीक है, तो 4 राज्यों में विस्तृत है। और मुख्य जो खनिज तत्व हैं उसमें लोहा अयस्क, तांबा, बॉक्साइट, मैग्नीज, अब्रक और कोयला यहाँ पे कम मात्रा में है। और इसके अलावा चूना पत्थर, डोलोमाइट, गार्नेट वगैरह हैं वो पाए जाते हैं। तीसरी जो पेटी है दक्षिणी पेटी, कर्नाटक का पठारी भाग और तमिलनाडु की उच्च भूमि क्षेत्र, यानी यहाँ पे ये पेटी है वो विस्तृत है। और मुख्य रूप से कोयला जो टर्शियरी युगीन कोयला है लिग्नाइट वो यहाँ पे पाया जाता है। लोहा अयस्क, बॉक्साइट, मैग्नीज और तांबा ये यहाँ पे पाया जाता है। इसके अलावा दक्षिणी पश्चिमी पेटी जो है उसका विस्तार गोवा और कर्नाटक में है। मुख्य जो खनिज है वो यहाँ पे लोहा अयस्क है। इसके अलावा मैग्नीज, गार्नेट वगैरह और विभिन्न प्रकार की जो मृत्तिकाएँ हैं जिनमें बेरिलियम वगैरह है, इल्मेनाइट वगैरह है या आपके मोनोजाइट वगैरह है, इस प्रकार की जो मृत्तिकाएँ हैं वो पाई जाती हैं। 5वीं पेटी है वो अरावली क्षेत्र और अरावली से लगता हुआ गुजरात का जो भाग है उसमें 5वीं पेटी उत्तरी पश्चिमी पेटी जो है वो विस्तृत है। और इसमें तांबा, मैग्नीज, जिप्सम, चूना पत्थर मृत्तिकाएँ, विभिन्न प्रकार की जो क्लेज हैं मृत्तिकाएँ, चीनी मृत्तिका है, बाल क्ले है, फायर क्ले वगैरह है, मुल्तानी मिट्टी है, इस प्रकार की जो मृत्तिकाएँ हैं वो पाई जाती हैं। साथ में खनिज तेल के भंडारण है वो भी बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर क्षेत्र में मिले हैं। तो इस प्रकार से संपूर्ण भारत में इन 5 पेटियों में खनिज पदार्थों का जो विस्तार है वो पाया जाता है। नेक्स्ट है भारत के प्रमुख खनिज। भारत के प्रमुख खनिज, प्रमुख खनिजों में पहला है लोहा अयस्क। लोहा अयस्क जो है यानी खान खोद के अपन जो पदार्थ रॉ मटेरियल के रूप में निकालते हैं जिसमें लोहा तत्व भी शामिल होता है उसको लोहा यानी अशुद्ध जो लोहा होता है जो अपन भूगर्भ से निकालते हैं उसको लोहा अयस्क कहा जाता है। ठीक है, यानी अयस्क जो शब्द है वो इसलिए इसके साथ में जुड़ा है। लोहा जो है वो एक तरीके से देखें तो औद्योगिक विकास का आधार माना जा सकता है। अगर अपन विकसित देशों की बात करें तो ऐसे जो देश हैं जो औद्योगिक दृष्टि से विकसित हैं वहाँ पे लोहा इस्पात उद्योग है वो उन्नत दशा में पाया जाता है।
और लोहा इस्पात उद्योग है वो टोटली किसके ऊपर निर्भर करता है, लोहा अयस्क के ऊपर निर्भर करता है। तो भारत में अपन देखें तो भारत लोहा अयस्क की दृष्टि से संपन्न क्षेत्र है। और भंडारण की अगर अपन बात करें तो भंडारण में भारत का जो है वो दूसरा स्थान है, प्रथम स्थान है वो रूस का है। तो रूस के बाद में भारत का लोहा अयस्क के भंडारों की दृष्टि से दूसरा स्थान है। और लगभग 2300 करोड़ टन जो लोहे के भंडारण है, लोहा का भंडारण है वो भारत में पाया जाता है। तो भंडारण की दृष्टि से काफ़ी समृद्ध क्षेत्र है। उत्पादन है वो भी भारत में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हो रहा है। और लोहा अयस्क मुख्य रूप से आग्नेय जो शैलें हैं, आग्नेय जो चट्टानें हैं उनमें ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। लोहांश की मात्रा के आधार पर लोहा अयस्क को अलग अलग भागों में बांटा जा सकता है। इसमें मैग्नेटाइट और हेमेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट। ठीक है। तो भारत में अगर अपन देखें तो यहाँ पर हेमेटाइट प्रकार का जो लोहा है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। वैसे मैग्नेटाइट प्रकार का जो लोहा है, मैग्नेटाइट जो लोहा है उसमें लोहांश की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, यानी लगभग 70% से अधिक लोहांश जो है वो इसमें पाया जाता है, इसलिए काफ़ी उत्तम क्वालिटी का होता है। लेकिन भारत में अगर अपन देखें तो भारत में मैग्नेटाइट प्रकार का लोहा है वो मात्र 8% पाया जाता है। बाकी हेमेटाइट प्रकार का जो लोहा है उसमें लोहांश की मात्रा 60 से 70% तक पाई जाती है। ठीक है, यानी बाकी अशुद्धियाँ होती हैं और 60 से 70% तक इसमें लोहांश पाया जाता है। और भारत में अधिकांश यानी 85% जो लोहा है वो इसी प्रकार का है, हेमेटाइट प्रकार का लोहा है। और इसका मुख्य जो उपयोग है वो लोहा इस्पात उद्योग में होता है। इसके अलावा लिमोनाइट और जो सीडेराइट हैं, बाकी शेष जो लोहा है 7% भाग वो लिमोनाइट और सीडेराइट के रूप में पाया जाता है। लेकिन भारत में जो है इस प्रकार का जो कोयला होगा सीडेराइट प्रकार, लोहा होगा सीडेराइट प्रकार का, उसका उपयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि इसके अंतर्गत जो है अशुद्धियाँ ज़्यादा होती हैं। यानी लगभग 50 से 60% लोहांश की मात्रा लिमोनाइट में होती है और 50% से कम या 40 से कम लोहांश की मात्रा है वो सीडेराइट में होती है। इसलिए सीडेराइट का विदोहन नहीं किया जाता, क्योंकि उसके अंतर्गत अशुद्धियाँ आधी से ज़्यादा होती हैं और उसको खनन में इतना ज़्यादा खर्चा आ जाता है कि उससे आय की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए सीडेराइट का जो उत्खनन है वो लाभकारी नहीं होता है। जैसे कुछ ऐसे देश हैं जहाँ बहुत कम मात्रा में लोहा पाया जाता है और लोहा अयस्क का वो लोग आयात करते हैं, वहाँ पे अगर सीडेराइट प्रकार का लोहा हो तो वो ज़रूर, जैसे जापान जैसे जो देश हैं वो ज़रूर इसका उत्खनन करते हैं। बाकी देशों में इस प्रकार का सीडेराइट, क्योंकि ये अलाभकारी या अनार्थिक होने के कारण से इसका उत्खनन है वो नहीं किया जाता है। तो भारत में मुख्य जो लोहा है वो है आपके हेमेटाइट प्रकार का, और अधिकांश यानी लगभग 85% जो लोहा है वो इसी प्रकार का है, इसी श्रेणी में है जो भारत में पाया जाता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं भारत में लोहा अयस्क का उत्पादन। ठीक है, उत्पादन की दृष्टि से अपन देखें तो इसमें उड़ीसा में कुल जो भारत में उत्पादन हो रहा है उसका 22% हिस्सा वो उड़ीसा में उत्पादित किया जा रहा है। और यहाँ का जो लोहा है वो हेमेटाइट प्रकार का है। हेमेटाइट प्रकार का लोहा अयस्क का उत्पादन है वो किया जाता है यहाँ पे सुंदरगढ़, और बोनाई, कटक, क्योंझर, ये प्रमुख क्षेत्र हैं। सुंदरगढ़, बोनाई, कटक
और जो है इसके अलावा मयूरभंज और कोरापुट। ठीक है, ये प्रमुख क्षेत्र हैं, सुंदरगढ़, बोनाई, कटक, क्योंझर, मयूरभंज और कोरापुट। प्रमुख जो उत्पादक क्षेत्र है उसके अंतर्गत मयूरभंज में है सुलेपत, और बादाम पहाड़। सुलेपत और बादाम पहाड़ जो है वहाँ पे इसका उत्पादन हो रहा है। और इसमें क्योंझर जो है उसके अंतर्गत एक तो आपके जो है बोनाई, हाँ, बांसपानी और ठकुरानी। ठीक है, तो इसमें बांसपानी, ठकुरानी वगैरह, तो इसमें ये तो आ गई क्योंझर के अंतर्गत। और प्रमुख क्षेत्र मयूरभंज के अंतर्गत आ जाएंगे सुलेपत और गुरु महिसानी। एक गुरु महिसानी, बादाम पहाड़ और गुरु महिसानी। और क्योंझर में आ जाएंगे बांसपानी, ठकुरानी और एक है इसमें किरूबुरु। ठीक है, तो ये प्रमुख क्षेत्र हैं या प्रमुख खाने हैं जहाँ पर इसका उत्पादन है वो किया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पे जो लोहा अयस्क का उत्पादन हो रहा है वो एक तो विशाखापट्टनम बंदरगाह, विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है वहाँ से, और एक जो है दूसरा बंदरगाह है पारादीप, जो उड़ीसा का बंदरगाह है पारादीप, और विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में स्थित है। यहाँ से लोहा अयस्क का निर्यात कर दिया जाता है। और मुख्य रूप से इन बंदरगाहों से जो जापान है, जापान के लिए जो है लोहा अयस्क का निर्यात है वो किया जाता है। नेक्स्ट इसमें अपन बात करते हैं कर्नाटक। कर्नाटक जो राज्य है वर्तमान में प्रथम स्थान है इसका। टोटल जो भंडारण है लोहा अयस्क का भंडारण, उसका 25% भाग है वो अकेले कर्नाटक में पाया जाता है। और लगभग 26% उत्पादन है वो लोहा अयस्क का कर्नाटक के अंतर्गत किया जा रहा है। यहाँ भी हेमेटाइट प्रकार का जो लोहा है, हेमेटाइट प्रकार का जो लोहा है वो पाया जाता है। और प्रमुख जो उत्पादक क्षेत्र हैं उसके अंतर्गत बेल्लारी, चिकमगलूर, चित्रदुर्ग और शिमोगा और धारवाड़। ठीक है, इन क्षेत्रों में जो है इसका उत्पादन हो रहा है। चिकमगलूर में बाबा बुदन की पहाड़ियाँ, बाबा बुदन पहाड़ियाँ, और इसके अलावा कुद्रेमुख और केमानगुंडी, ये प्रमुख क्षेत्र हैं या प्रमुख लोहा अयस्क की खदानें हैं जहाँ पे ज़्यादा मात्रा में लोहा अयस्क का उत्पादन हो रहा है। कुद्रेमुख जो इसका नामकरण हुआ है कि इस खान का जो आकार इस प्रकार से घोड़े के मुंह के समान होने के कारण से, यानी कुद्रे यानी घोड़ा और मुख की जो घोड़े के मुख की आकृति में जो है इस खान की आकृति होने के कारण से इसको क्या कहा जाता है, कुद्रेमुख कहा जाता है। कर्नाटक में स्थित जो इस्पात कारखाने हैं भद्रावती और विजयनगर, इन कारखानों में इस लोहा अयस्क का जो है खपत हो जाती है। यहाँ का जो लोहा है वो भद्रावती और विजयनगर कारखानों में भेजा जाता है। नेक्स्ट उत्पादन में है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कुल जो भारत के भंडार हैं उसका 18% भाग है वो छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। और टोटल भंडार जो उत्पादन है उसका 20% उत्पादन है वो अकेले छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है। तो उत्पादन की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का तीसरा स्थान है। यहाँ पे प्रमुख जो उत्पादन क्षेत्र हैं उनकी अपन बात करें
तो छत्तीसगढ़ में बस्तर, दुर्ग, दांतेवाड़ा और बिलासपुर, ये प्रमुख क्षेत्र हैं जहाँ पर लौह अयस्क का उत्पादन किया जा रहा है। इसके अलावा प्रमुख जो खाने या उत्पादक क्षेत्र हैं उसमें डल्ली, राजहरा की जो श्रेणियां हैं वहाँ पर बेलाडीला की जो खाने हैं वो आ गई इसमें जो इसके अलावा जो है राव घाट और जगदलपुर, ठीक है। तो डल्ली, राजहरा, बेलाडीला, राव घाट और जगदलपुर ये प्रमुख खाने हैं जो छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क के उत्पादन के लिए जानी जाती हैं। बेलाडीला की जो खान है वो भारत में नहीं पूरे एशिया में प्रसिद्ध है। एशिया की सबसे बड़ी खान है ये, एशिया की सबसे बड़ी खान है। और जैसे कुद्रेमुख का जो नामकरण है घोड़े के मुख के आकार में, उसी प्रकार से बैल के शरीर के आकार में ये जो खान होने के कारण से इसको बेलाडीला नाम है वो दिया गया है। एशिया की सबसे बड़ी खान है ये। जो आपके भिलाई इस्पात संयंत्र, यहाँ का जो लोहा है वो भिलाई जो कारखाना है वहाँ पर परिष्करण के लिए भेजा जाता है। और भिलाई में जो लोह अयस्क काम में आता है, बाकी बचा हुआ जो लोह अयस्क है वो विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है आंध्र प्रदेश में, विशाखापट्टनम बंदरगाह के माध्यम से समस्त जो लोहा है जो बचा हुआ वो जापान को निर्यात कर दिया जाता है। नेक्स्ट है इसमें गोवा। तो गोवा जो है उसमें टोटल जो भंडारण है वो 11% है और उत्पादन की दृष्टि से भारत में चौथा स्थान है, ठीक है। भारत में प्रमुख गोवा के जो प्रमुख उत्पादन क्षेत्र हैं पीरना, आदोलपोल, दोरनोवा, पीरना, आदोलपोल, दोरनोवा। और दूसरा जो प्रमुख है इसमें सिरिगोवा, दलदल जो है, दलदली भाग जो है इसके सिरिगोवा का, सिरिगोवा जो है दलदल। और इसके अलावा कुदेनम सूरला, के अलावा कुदेनम सूरला और तोलसिया दोंगोरवादो, तोलसिया दोंगोरवादो ये प्रमुख क्षेत्र हैं। यानी पीरना, अदोलपोल, दोरनोवा, सिरिगोवा, दलदल ये जो है मडलैंड है, दलदली क्षेत्र है जहाँ पे ये पाया जाता है। और कुदेनम सूरला और तोलसिया दोंगोरवादो ये प्रमुख क्षेत्र हैं जहाँ गोवा में लौह अयस्क का उत्पादन है वो किया जाता है। इसके अलावा यहाँ का जो लोहा है उसकी क्वालिटी बढ़िया नहीं है, यानी यहाँ पे लिमोनाइट और कुछ मात्रा में सीडेराइट इस प्रकार का जो लोहा है वो ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। गोवा का जो लोहा है वो अधिकांशतः ईरान और यूरोपीय देशों को निर्यात कर दिया जाता है। और कर्नाटक का जो बंदरगाह है इसके पास में मारमागोवा ये जो बंदरगाह है, इस बंदरगाह के माध्यम से ईरान और यूरोपीय देशों को यहाँ का जो लोहा अयस्क है वो संपूर्ण भाग निर्यात कर दिया जाता है। नेक्स्ट है इसमें झारखंड में कुल जो भंडारण है उसका 25% भाग है वो झारखंड में पाया जाता है और उत्पादन का 14% भाग है वो झारखंड में उत्पादित होता है। झारखंड में प्रमुख जो उत्पादक क्षेत्र है उसके अंतर्गत सिंहभूम और पलामू जो ज़िले हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा उत्पादन है वो हो रहा है। और क्षेत्रों की अगर अपन बात करें तो बुद्दुबुरु, कोटामातिबुरु,
कोटा मातेबुरु, जिसको नोवा मंडी भी कहते हैं, राजौरी बुरु, गुआ और डाल्टनगंज। ठीक है, ये प्रमुख क्षेत्र हैं या प्रमुख खाने हैं। बुद्धुबुरु, कोटा मातेबुरु, इसको नोवा मंडी, और राजौरी बुरु, गुआ और डाल्टनगंज, यहाँ पे इसका उत्पादन है लोहा अयस्क का वो हो रहा है। और यहाँ का जो लोहा है वो उत्तम क्वालिटी का है। यहाँ पे मैग्नेटाइट और हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और हेमेटाइट प्रकार का जो लोहा है वो उत्पादित किया जाता है। और यहाँ का जो लोहा अयस्क है वो प्रमुख जो कारखाने हैं झारखंड में, एक तो कुल्टी और बर्नपुर, यहाँ पर शोधन के लिए भेज दिया जाता है। और सबसे पहले जो उत्पादन है, सबसे पहला जो लोहा अयस्क का उत्पादन है वो भी झारखंड राज्य में ही शुरू हुआ था। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन देखें तो प्रमुख क्षेत्र सिंहभूम और पलामू है। खानों की अगर अपन बात करें तो बुद्धबुरु, कोटा मातेबुरु, इसको नोवा मंडी भी कहा जाता है, राजौरी बुरु, गुआ और डाल्टनगंज के खाने प्रमुख हैं। और यहाँ का जो लोहा है वो कुल्टी और बर्नपुर के जो लोहा इस्पात कारखाने हैं वहाँ पे शोधन के लिए भेज दिया जाता है। और सबसे पहले इसी राज्य में जो है लोहा अयस्क का उत्पादन शुरू हुआ था। तो इस प्रकार से ये प्रमुख क्षेत्र हैं जहाँ पे भारत में लोहा अयस्क का उत्पादन है वो किया जाता है। इसके अलावा जैसे मान लो जो प्रमुख उत्पादक राज्य हैं उसमें आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, हरियाणा और तेलंगाना, ये प्रमुख कुछ राज्य और हैं जहां लोहा अयस्क का थोड़ी बहुत मात्रा में उत्पादन है वो किया जाता है। और राजस्थान की अगर अपन बात करें तो जयपुर, भीलवाड़ा और अलवर, जयपुर, भीलवाड़ा और अलवर में लोहा अयस्क का उत्पादन किया जाता है।